नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। यह वीडियो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 आइटम्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल आइटम्स, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिर्फ जो विजिबल आइटम्स हैं उनको ही शामिल किया जाता है। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर या ओमिशन तीनों को शामिल किया जाता है। करंट अकाउंट के अंदर हम 3 चीज़ों को दिखाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस एंड जो गिफ्ट एंड ग्रांट्स यानी कि एक पक्षीय भुगतान होते हैं उनको हम दिखाते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बोरोइंग्स एंड थर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में हमने FDI, FII और FPI इन तीनों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसकी जो मदें होती है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो एकोमोडेटिंग आइटम्स था एंड सेकंड पार्ट जो था वो ऑटोनोमस आइटम्स यानी कि स्वायत्त मदें था। इनके बारे में हमने जो BOP का पार्ट फर्स्ट है उस वीडियो में देख लिया था। अब आता है नेक्स्ट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सर्वदा संतुलित रहता है। कैसे रहता है तो चलिए देखते हैं। यानी जो किसी देश के द्वारा यानी किसी राष्ट्र के द्वारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाया जाता है वो सेम वैसा ही होता है जो एक फर्म या फिर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी बैलेंस शीट बनाई जाती है। यानी एक फर्म या एक व्यक्ति के द्वारा जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो सेम किस तरीके वो उसी की तरह ही क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जिस प्रकार हम चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट की विशेषताएं जो होती है कि दोनों पक्ष सदैव बराबर होते हैं। अब बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट तो होता ही नहीं है, बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी होती है। तो जिस प्रकार बैलेंस शीट में दोनों पक्ष सदैव बराबर होते हैं, ऐसा प्राय क्यों होता है, ऐसा डबल अकाउंटिंग सिस्टम के कारण होता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, जब भी हम एंट्री करेंगे, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। एक अकाउंट डेबिट साइड का होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड का होगा। इसलिए सभी क्रेडिट मदों का योग डेबिट मदों की योग के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेडिट पक्ष की सभी प्राप्तियाँ, निर्यात, विदेशी ऋण की प्राप्ति और एक तरफा भुगतान आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो क्रेडिट साइड होता है उनमें हम किन चीज़ों को लिखेंगे, जो भी हमारी इनकम्स हो रही है, यानी जो भी रिसीव हो रहा है हमें प्राप्तियों से रिसीव हो रहा हो, कैसे हमने रिसीव किया है, या फिर हमने निर्यात किया, किसी वस्तु को बेचा है या सेवा को बेचा है, उससे हमने कुछ रिसीव किया है, या विदेशों से हमने ऋण लिया है तो ऋण लेते हैं तो भी हमारे पास रिसीव ही होती है अमाउंट, या फिर एक तरफा भुगतान हमें रिसीव हुआ है, तो वो सब हम किधर लिखेंगे, वो सब हम क्रेडिट साइड के पक्ष में लिखेंगे। वही डेबिट पक्ष में क्या होता है, जो भी भुगतान यानी जो भी पेमेंट हमने किया है उसको हम किस में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। चाहे वस्तु व सेवा के आयात पक्ष में भुगतान संबंधित तो हमने वस्तु सेवा का इंपोर्ट किया, परचेज किया, और परचेज के बदले में हम पेमेंट तो करेंगे ही ना, तो डेबिट पक्ष में हम आयात के भुगतानों को लिखते हैं। वस्तु सेवा का आयात विदेशों को ऋण प्रदान करना, यानी विदेशों के द्वारा हमने कभी लोन लिया था, वो हम उस लोन को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। एक तरफा भुगतान को चुकाना, इसको भी हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। यानी क्रेडिट साइड में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इनकम्स को लिखते हैं और डेबिट साइड के अंदर हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो पेमेंट करते हैं उनको हम लिखते हैं। इस प्रकार देश ने जितने मूल्य के आयात पे भुगतान किए हैं उतने मूल्य के निर्यात व प्राप्ति करनी होती है। यानी जितना हमने इंपोर्ट किया उतना ही हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जितना हमने रिसीव किए हैं अमाउंट उतना ही हम पेमेंट करेंगे। इसलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों का योग अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के बराबर होता है। यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट यानी चालू खाता में किसी प्रकार का घाटा यानी लॉस या आधिक्य या सरप्लस प्रदर्शित होता है तो इस संतुलन के उपचार के लिए कैपिटल अकाउंट में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाते हैं। यानी यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो इसमें बताया गया है यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट चालू खाते में किसी प्रकार का लॉस या फिर
आधिक्य यानी प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो इसमें असंतुलन आ जाता है। तो इस असंतुलन के उपचार के लिए कैपिटल अकाउंट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि चालू खातों के असंतुलन को निष्क्रिय करने के लिए ही पूंजी खाता तैयार किया जाता है। इस प्रकार चालू खाते व पूंजी खाते दोनों एक दूसरे के असंतुलन को समायोजित करते हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस होता है वो बराबर आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, यदि एक कोई देश है, यदि चालू खाते में घाटे का सामना कर रहा है, यानी उसको करंट अकाउंट में क्या है, लॉस आ रहा है, तो अत्यधिक आयातों के कारण उत्पन्न हुआ है। और चालू खातों में लॉस क्यों आया, क्योंकि हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिए, हमारी जो एक्सपोर्ट है यानी जो हमारी बिक्री है वो ज़्यादा हो नहीं पाई, तो इस कारण क्या आ गया, चालू खाते में लॉस आ गया। तो इस असंतुलन को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अन्य देशों से अधिक मात्रा में ऋण व सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, स्वर्ण का निर्यात कर सकते हैं, या IMF से हम आहरण यानी ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, चालू खातों के घाटे को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान संतुलन में असाम्य, यानी भुगतान संतुलन में असाम्यता क्यों आती है, वो समान क्यों नहीं रहता है, उसमें अंतर क्यों आता है। देखिए, सामान्यतः किसी भी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि वस्तु व सेवाओं का आयात व निर्यात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में असाम्यता की अवस्था बनी रहती है, यानी जब आयात कम होते हैं या निर्यात ज़्यादा हो जाता है, या निर्यात कम होता है आयात ज़्यादा हो जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर रह ही जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, विपक्ष हो जाता है। विपक्ष का मतलब नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कैसे होता है, जब आयातों की मात्रा या निर्यातों की मात्रा से अधिक होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव बैलेंस कब दिखाता है, जब हम आयात ज़्यादा कर लेते हैं और निर्यात हमारा कम होता है, यानी परचेज हम ज़्यादा कर लेते हैं और सेल्स हमारी क्या होती है, कम होती है, तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा बैलेंस शो करता है, नेगेटिव बैलेंस शो करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव बैलेंस कब शो करता है, जब निर्यातों का आयातों पर अधिक, यानी हमारी जो सेल्स होती है वो ज़्यादा होती है और परचेज जो होती है वो हमारे कम होता है, तब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पॉजिटिव में होता है। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव में आता है, यानी सरप्लस में आता है। तो वास्तव में असाम्यता शब्द का संबंध चालू खाते से होता है, वह पूंजी खाता व चालू खाते से संबंधित होता है। यानी जो असाम्यता होती है वो चालू खाते से संबंधित होता है, और जो हमारा पूंजी खाता होता है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो पूंजी खाते का उपयोग चालू खाते के असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो करंट अकाउंट होता है वो लॉस शो कर रहा है, और करंट अकाउंट के लॉस को शो करने के लिए हमने कैपिटल जो आइटम्स थे उनका ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं पर ये बताया गया है कि अगर हमारे चालू खाता असाम्य है, यानी उसका बैलेंस सही नहीं आ रहा है, वो नेगेटिव लॉस दिखा रहा है या एक तरफ प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें किस में ट्रांजेक्शन करना होगा, किस में फेरबदल करनी होगी, पूंजी खाते में फेरबदल करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है जो असाम्यता होती है वो करंट अकाउंट में होती है, और करंट अकाउंट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट का यूज़ करंट अकाउंट के असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है। यह असंतुलन निवारण वित्तीय प्रवाह के समायोजन के द्वारा किया जाता है, यानी कैश में किया जाता है। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो असंतुलन होता है वो आर्थिक संबंधों को प्रभावित करता है। वह एक देश की आर्थिक कमजोरियां व शक्ति की तुलना अन्य देशों से करता है। अब असाम्यता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, यानी हमने बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असाम्यता होती है, वो इक्वल नहीं होता है। तो वो इक्वल कितने तरीके से नहीं होता है, यानी उसके टाइप क्या क्या होते हैं असाम्यता के। फर्स्ट होता है चक्रीय असाम्यता, यानी कि साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, किसी देश में व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के कारण
इस प्रकार के असामयिक स्थिति देखने को मिलती है। यानी कई कबार किसी देश में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बिज़नेस होता है वो इतना हाई होता है कि हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, और कभी कभार किसी देश में इतने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होता है, बिज़नेस में लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबको पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग हर देश में ऊंचाई नीचाई होती रहती है। वो कभी कभार ज़्यादा व्यापार कर लेता है, कभी कम व्यापार हो जाता है, कभी किसी देश को ज़्यादा हानि हो जाती है, कभी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर जो चक्रीय असाम्यता होती है उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी मंदी व तेजी के प्रभाव के कारण आयातों व निर्यातों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं चक्रीय उच्चावचन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या दिखाई देता है, असाम्य दिखाई देता है। यानी वो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में जो बैलेंस होता है वो हम सेम नहीं देख पाते हैं। मंदी की दिशा में क्या होता है, आयातों में कमी और विनियोगों में कमी होती है। और तेजी की दिशा में क्या होता है, तेजी की स्थिति में उपभोक्ता उत्पादों के उपभोग में तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी कि मंदी की स्थिति में क्या होता है कि हम आयात कम करना स्टार्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी देश में तेज़ी की स्थिति होती है तो वहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो उत्पाद का क्या करते हैं, तेज़ी से उपभोग करते हैं, कंज्यूम करना, प्रोडक्ट को तेज़ी से कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चक्रीय प्रभाव बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या दर्शाता है, असाम्यता को दर्शाता है। सेकंड असाम्यता कौन सी होती है, संरचनात्मक असाम्यता। संरचनात्मक असाम्यता कब होती है, जब किसी क्षेत्र यानी देश के किसी क्षेत्र विशेष में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि मांग व पूर्ति के आयात व निर्यात प्रभावित करते हैं। यानी मांग जो पूर्ति होती है वो देश के आयात व निर्यात को प्रभावित करती है। तो वहाँ कौन सी असाम्यता होती है, संरचनात्मक असाम्यता वहाँ पर दिखाई देती है। अब संरचनात्मक असाम्यता को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, और किसने डिवाइड किया इसको, किंडलबर्गर ने किया। किसने किया, किंडलबर्गर ने किया है इसको दो टाइप में डिवाइड। अब थर्ड हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आता है, थर्ड हमारा आता है दीर्घकालीन असंतुलन। फर्स्ट असाम्यता थी हमारी चक्रीय असाम्यता यानी साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेकेंड थी हमारी स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, एंड थर्ड है हमारी दीर्घकालीन असंतुलन यानी कि सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। इसमें दीर्घकालीन असंतुलन में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन व अत्यधिक गहन परिवर्तन होते हैं तो कौन सा असंतुलन उत्पन्न होता है, दीर्घकालीन असंतुलन उत्पन्न होता है। प्रारंभ अवस्था में जब आर्थिक विकास होता है तब विनियोग वस्तुओं से अधिक होती है, व आयात निर्यातों से अधिक होता है, और असंतुलन आयात के लिए स्रोतों की कमी का कारण उत्पन्न। थर्ड हमारा आता है दीर्घकालीन असंतुलन। तो दीर्घकालीन असंतुलन क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन व अत्यधिक गहन परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है, दीर्घकालीन असंतुलन। देखिए मान लो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं और विनियोग क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। और हम आयात को अधिक कर रहे हैं लेकिन बिक्री हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यदि हम विनियोग ज़्यादा करेंगे और इंपोर्ट आयात खरीदी अधिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, पैसों की कमी होगी, यानी हमारे पास स्रोत की कमी हो जाएगी। तो यही स्रोत की कमी क्या उत्पन्न करती है, असंतुलन आयात को उत्पन्न करती है। और इसके बाद क्या होगा कि हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, ज़्यादा खरीद कर ली, तो हमारे पास स्रोतों की कमी तो होगी। अब क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, और क्या स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर कर बचत करना स्टार्ट कर देंगे। और यही बचत अधिक के कारण हमारे पास क्या उत्पन्न होता है, असाम्य उत्पन्न होता है। और इसके बाद ऐसी अवस्था आएगी हमारे पास कि बचत व विनियोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी पहली अवस्था में हमने क्या किया कि विकास ज़्यादा था, हमारे पास पैसे थे तो हमने इन्वेस्टमेंट किया और आयात अधिक किए, और अब इस रीजन से क्या हुआ, हमारे पास पैसों की कमी आई और तब हमने क्या किया, बचत ज़्यादा की और आयात को कम कर दिया। तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यानी बचत व विनियोग दोनों की स्थिति क्या हो जाएगी, लास्ट में बराबर हो जाएगी। तो यही हमारे पास क्या आता है, दीर्घकालीन असंतुलन आता है। इस प्रकार का असंतुलन सामान्यतः विकसित देशों में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? दीर्घकालीन असंतुलन विकसित देशों में पाया जाता है, जहाँ पर लोगों की खर्च करने योग्य आय अधिक होती है, यानी उनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होता है, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, और बाद में जब वो अमाउंट कम हो जाता है उनके पास, तो वो सेविंग ज़्यादा करते हैं और ये इम्पोर्ट को कम कर देते हैं। तो अतः यह देश अन्य देशों से वस्तु का आयात करवाते हैं और इस कारण BOP पर क्या प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब उनके पास खर्च करने योग्य आय अधिक होती है तो देश में उत्पादन की लागत, उत्पादन की सेवाओं का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आता है हमारे पास विकासात्मक असंतुलन। ये किस में होता है? ये विकासशील देशों में होता है। विकासशील देश क्या करते हैं? अपने आप को विकसित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं विकास के लिए, और इसके लिए क्या करते हैं? वो पूंजीगत उत्पादों और मशीनों का आयात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता उत्पादों के आयात में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और जिससे विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है, और जिससे क्या होगा? हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें असंतुलन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो विकासशील देश है वो अपने आप को अधिक समृद्ध दिखाने के लिए वो जो मशीन है, पूंजीगत उत्पाद है, वो बाहर से आयात करना स्टार्ट कर देंगे, और आयात करेंगे तो क्या होगा? उससे जो विदेशी मुद्रा देश से क्या चली जाएगी? बाहर जाएगी, और जिससे क्या होगा? हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित होगा। तो हमने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन के 4 टाइप्स देखे हैं। पहला टाइप्स हमने देखा था साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेकेंड टाइम हमने देखा था स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक असंतुलन, थर्ड हमने देखा दीर्घकालीन असंतुलन, एंड फोर्थ है हमारा विकासात्मक असंतुलन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के रीज़न, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन के कारण कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्यों है। विकासात्मक योजना, पहला हमारा कारण आता है विकासात्मक योजना के कारण क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन में आता है। कैसे? विकासशील देशों में बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन देशों में विकास योजनाओं पर व्यापक विनियोग किया जाता है। यानी हर विकासशील देश चाहता है कि वो क्या हो? विकसित हो, तो इसके लिए वो क्या बनाता है? वो योजनाएं बनाता है विकसित होने के लिए, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है, और उसका क्या होता है? फिर आयातों के प्रति ज़्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्योग स्थापित करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट करता है वहाँ पर, उसके लिए वो क्या करता है? मशीनों का आयात करता है, जो पूंजीगत उत्पाद है उसको आयात करता है, और तब क्या होता है? जो विदेशी मुद्रा होती है वो हमारे देश से क्या जाती है? बाहर चली जाती है, तो यहाँ पर आयातों के प्रति उसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आयातों के प्रति झुकाव क्या करता है? उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाता है, और दूसरी ओर अत्यधिक परंपरागत उत्पादन होने के कारण इन देश के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाते, क्योंकि जो विकासशील देश होती है वो भी विकासशीलता की अवस्था में होते हैं, और उनके पास जो आधुनिक तकनीकी होती है वो नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात यानी कि सेल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? फिर निर्यातों में कमी आ जाती है, और तो इस प्रकार निर्यातों में क्या आ जाती है? वहाँ पर कमी आ जाती है। ये नहीं होगा। सेकंड असंतुलन के क्या कारण होंगे? सेकंड असंतुलन में मूल्य लागत संरचना। निर्यात कंपनियों की मूल्य लागत संरचना में परिवर्तन भी निर्यात की मात्रा को क्या करते हैं? प्रभावित कर बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन का कारण उत्पन्न करते हैं। यदि उच्च मजदूरी व उच्च लागत के कारण मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और इससे क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट का मूल्य तो बढ़ेगा ना, कि यदि हम मजदूरी अधिक कर रहे हैं और लागत भी अधिक दे रहे हैं तो प्रोडक्ट का मूल्य ऑटोमेटिकली कि वो बढ़ जाएगा, और लोग क्या करेंगे? फिर उसको परचेज़ नहीं करेंगे, यानी कि हमारे देश के द्वारा निर्यात में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो यदि हमारी लागत संरचना अधिक जाती है किसी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर निर्यात में क्या करती है? वो कमी करती है, और तभी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है? हमारा नेगेटिव बैलेंस शो करता है, वो लॉस में शो करता है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कारण मूल्य लागत संरचना भी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन क्यों होता है। थर्ड हमारा रीज़न आता है विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असाम्यता का महत्वपूर्ण कारण विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन करना है।
क्योंकि मुद्रा स्थिर तो रह नहीं सकती है, मुद्रा चेंज होती रहती है समय के अकॉर्डिंग। तो मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि आयातों को सस्ता बनाती है, इस कारण आयात में वृद्धि होती है। कि जो दूसरे देश से हम देखते हैं कि दूसरे देश में वो वस्तु बहुत सस्ती मिल रही है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे देश से उस वस्तु को आयात कर लेते हैं, और इतनी मात्रा में आयात कर लेते हैं कि हमारे देश से जो मुद्रा होती है वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाती है, विदेशों में जाना स्टार्ट हो जाती है। हमारे देश से वो मुद्रा बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, आयात ज़्यादा होता है तो निर्यात क्या होगा, कम हो जाता है। आयात ज़्यादा होगा तो क्या होगा, निर्यात घटता है। और फिर बैलेंस जो ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP हमारे पास प्रतिकूल आ जाता है, नेगेटिव में वो आ जाता है। इस प्रकार मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी से आयातों में कमी व निर्यातों में वृद्धि हो जाती है। यदि बाह्य मूल्य मुद्रा का कम होगा तो आयातों में कमी व निर्यातों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 हमारा, निर्यात मांग में गिरावट। यानी विकासशील देशों द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों के उत्पादों व अन्य उत्पाद की मांग में निरंतर गिरावट हो रही है। इस प्रकार विकसित राष्ट्र भी औपनिवेशिक बाजारों के अभाव के कारण निर्यात की मांग में कमी का सामना करते हैं। इसलिए निर्यात की मांग में गिरावट के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये भी एक कारण हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन क्यों होता है। नेक्स्ट कौन सा कारण है, प्रदर्शन प्रभाव। जो अविकसित देश होते हैं, जो विकासशील देश, तो क्या करते हैं, विकसित देशों से तुलना करने की कोशिश करते हैं। वो जैसा विकसित देश ने किया वैसा ही वो करने की कोशिश करते हैं। तो अविकसित देशों के लोग प्राय विकसित देशों के उपभोग पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इस प्रदर्शन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अविकसित देश अपने आयातों में निरंतर वृद्धि करते हैं। इस कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन उत्पन्न होता है। कि जरूरी नहीं कि जो विकसित देशों ने किया वो विकासशील देशों की परिस्थितियों के अनुसार हो। जो विकसित देश होते हैं वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो पैटर्न स्थापित करते हैं, और जो अविकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती है। लेकिन वो अपनी परिस्थितियों को जांच किए बिना, उन पर रिसर्च किए बिना वो क्या कर लेते हैं, विकसित देशों का पैटर्न अनुसरण कर लेते हैं, और उसकी आयात में निरंतर वृद्धि हो जाती है। और आयात में वृद्धि होती है तो वही जो देश की जो मनी होती है वो देश से बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो एक असंतुलन का कारण ये भी होता है। नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय ऋण व उधार। जो देश अत्यधिक ऋण या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करते हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, असंतुलन में आ जाता है। जबकि जो देश ऋण प्रदान करता है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। क्योंकि जो देश ऋण रिसीव कर रहा है उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, उसको कभी ना कभी तो वो जो लोन लिया है वो पेमेंट करना पड़ेगा, और जो जिसने लोन दिया है उसके लिए वो असेट्स हो जाता है ना। तो उसके लिए वो प्रॉफिटेबल होता है कि जो उसने ऋण दिया है वो फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ उसको मिलेगा। नेक्स्ट 7 है चक्रीय उतार चढ़ाव। मंदी की स्थिति में अन्य देशों के लोग की आय में कमी होती है, और ऐसी स्थिति में उस देश के निर्यात में क्या हो जाती है, कमी होती है। तो घरेलू कंपनी के बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। नेक्स्ट है नवीन स्वतंत्र राष्ट्र। जो राष्ट्र नवीन स्थापित है, यानी जो भी नए नए स्थापित हुए हैं, वे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए राजदूतों की स्थापना में अत्यधिक खर्च करती है। यानी दूसरे देश के अंदर राजदूतों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी इनकम का इतना कोई सोर्स रहता नहीं है, जिससे क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है 9 पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। गरीब देशों में बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, वो इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे कि भारत के आयातों में निरंतर वृद्धि व निर्यात क्षमता में निरंतर कमी होती जा रही है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है कि भारत में जो मटेरियल होता है वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि जनसंख्या की मांग इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो भारत उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेगा, आयातों दूसरे देश से क्या करेगा, आयात करेगा, और निर्यात में क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। नंबर 10 पॉइंट है नेचुरल फैक्टर्स, यानी प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जैसे कि सूखा, बाढ़ आदि के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन कारण से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हमारा रुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी व आयातों में वृद्धि होती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा असंतुलन हो जाता है, और क्या दिखाता है, लॉस दिखाता है, यानी घाटा दिखाता है। अब है असंतुलन को दूर करने की विधियाँ।
बीओपी में क्या होता है, मेनली जो असंतुलन होता है उसमें घाटा दिखाई देता है, लॉस दिखाई देता है, और यह अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, प्रतिकूल अवस्था होती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी दिखाई देती है, कमज़ोर। यानी जिस देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में लॉस दिखाई देता है उसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी दिखाई देगी, कमज़ोर दिखाई देगी। और सेकंड, कि यह अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कि देश क्या सोचेंगे कि इसमें पहले से ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तो ये क्या आगे जाकर अपने आप को डेवलप करेगा, यानी किसी गतिशीलता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक इफेक्ट पड़ जाएगा। इनका उपचार किन प्रकार से किया जा सकता है, निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक करेक्शन, सेकंड है डेलिब्रेट मेजर्स, एंड थर्ड है अन्य जो आते हैं। तो स्वचालित सुधार सेकंड हमारा आता है जानबूझकर किए गए उपाय। जानबूझकर किए गए उपाय के अंदर हम मॉनेटरी मेजर्स और ट्रेड मेजर्स का यूज़ करते हैं। मॉनेटरी मेजर्स में हम डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एडजस्टमेंट एंड एक्सचेंज कंट्रोल को अपनाते हैं। और ट्रेड मेजर्स के अंतर्गत हम जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है उसको प्रोत्साहित करते हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और आयात पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि इंपोर्ट पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड अदर में क्या आ जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना होता है, यानी कि विदेशों को आकर्षित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। एनआरआई जमाओं को आकर्षित करना और विदेशी मुद्रा ऋण का मोल भाव। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्वचालित सुधार में क्या होता है, हाशित बीओपी यानी कि लॉस में जो दिखाया हुआ बीओपी होता है वह दर्शाता है कि विदेशी विनिमय के लिए मांग उसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक है। इसके द्वारा घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में हाशिए होती है और इसलिए आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होती है। यानी कि यदि कोई विदेश है और विदेशों में मांग क्या होगी, अधिक होगी, और विदेश द्वारा यदि उस चीज़ की पूर्ति न की जाए तो वहाँ की जो विदेशी मुद्रा है, वहाँ की जो घरेलू मुद्रा है उसकी तुलना क्या होगी, कम होगी। यानी उसकी जो मुद्रा है, जो घरेलू मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए जो देश में जिस प्रोडक्ट की मांग विदेश में ज़्यादा है उस प्रोडक्ट को वो निर्यात कर सकता है। फर्स्ट हमारा आता है स्वचालित सुधार। तो स्वचालित सुधार होगा कैसे, मान के चले कि जो विदेश है, विदेश में क्या है, मांग ज़्यादा है और उसकी आपूर्ति क्या है, कम है। तो जब मांग विदेशों में ज़्यादा है और आपूर्ति क्या है, उसकी कम है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपने देश के अंदर उस चीज़ को प्रोडक्ट करके विदेशों में बेचें, निर्यात करें। तो वहाँ पर जो घरेलू मुद्रा है, हमारे देश की घरेलू मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या है, कम। यानी जो घरेलू मुद्रा में जो प्राइस है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या है, कम है। इसलिए वहाँ पर आयात हम महंगे हो जाएंगे और निर्यात क्या कर सकते हैं, हम सस्ते में कर सकते हैं। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, आयातों में कमी होगी और निर्यातों में क्या होगी, वृद्धि। यदि घरेलू देश के द्वारा वही चीज़ कम मूल्य पर अगर विदेश में प्रोवाइड करवाई जाती है तो निर्यात क्या हो जाता है, सस्ते हो जाते हैं और निर्यात की वृद्धि भी होगी निर्यात के अंदर। तो अतः विदेशी विनिमय का बाह्य प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारे निर्यात बढ़ेंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा वापस हमारे देश के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगी, आय में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप बीओपी क्या हो जाएगा, स्वतः संतुलित हो जाएगा। अब सेकेंड है जानबूझकर किए गए उपाय। पहला आता है हमारा मौद्रिक उपाय। मुद्रा संकुचन में क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के असंतुलन के निवारण के लिए यह कौन सा उपाय है, एक परंपरागत उपाय है। यानी कौन सा उपाय, ये एक परंपरागत उपाय है। और मुद्रा संकुचन में अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, मुद्रा में कमी की जाती है। क्यों की जाती है यह मुद्रा में कमी, यह उपाय क्यों अपनाया जाता है, लोगों की आय में कमी और मूल्यों में कमी करने हेतु यह जो उपाय है वो अपनाया जाता है। मुद्रा संकुचन का जो उपाय है वो अपनाया जाता है। इसमें क्या होगा कि आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करके खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करके अन्य उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था की मुद्रा की मात्रा में क्या करता है, कमी करता है। यानी आरबीआई खुले बाजार में क्या कर देगा, वो बोल देगा मैं अपनी प्रतिभूतियों को विक्रय कर रहा हूँ, और विक्रय करेगा तो क्या होगा कि लोगों के द्वारा उस प्रतिभूतियों को
परचेज़ किया जाएगा और परचेज़ करने के बदले में वो क्या करेंगे, उनके पास जो भी मुद्रा होगी वो जमा हो जाएगी बैंकों के पास आकर, और जिससे क्या होगा कि लोगों के पास जो मनी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रतिभूतियों को परचेज़ करने में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए मुद्रा की मात्रा में वहाँ कम क्या अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय व मूल्यों में स्वतः क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार मुद्रा संकोचन निम्न रूप से बीओपी को संतुलित करता है। और ये क्या करता है, मुद्रा संकोचन से और क्या होगा, निर्यातों को अपने मूल्य में कमी करके प्रोत्साहित करता है, घरेलू आय में कमी करके आयातों में कमी करता है, व अत्यधिक ब्याज दर के द्वारा विदेशी विनियोगों को आकर्षित किया जाता है। यानी कि जब बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है तो विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि बीओपी में संतुलन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है, उक्त बिंदुओं के पश्चात भी निम्न कारणों से मुद्रा संकुचन को बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन का उपयुक्त माध्यम नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा संकुचन के द्वारा मजदूरी व आय में कमी आती है और जो श्रम संघों पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस कारण से जो मुद्रा संकुचन को बैलेंस ऑफ पेमेंट का संतुलित माध्यम नहीं माना जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विस्तारित मौद्रिक नीति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, न कि संकुचित मौद्रिक नीति को। नेक्स्ट हमारा जानबूझकर किए जाने वाले कौन से उपाय हैं, उसका सेकंड है अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन के द्वारा कैसे हम असंतुलन को दूर कर सकते हैं? अवमूल्यन के द्वारा किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में गिरावट की जाती है। अवमूल्यन व मूल्यह्रास में अंतर होता है कि अवमूल्यन में सरकार के द्वारा मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है, जबकि मूल्यह्रास में यह कमी स्वतः ही होती है। ध्यान रखिएगा कि अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन से पूछा भी गया है कि अवमूल्यन में क्या होता है और मूल्यह्रास में क्या होता है। अवमूल्यन के अंदर सरकार के द्वारा, अवमूल्यन में क्या होता है कि सरकार के द्वारा मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है, और जबकि मूल्यह्रास में यह कमी क्या हो जाती है, स्वतः हो जाती है। यह कमी मांग व पूर्ति के द्वारा होती है। इस प्रकार अवमूल्यन व मूल्यह्रास दोनों का प्रभाव समान ही होता है। दोनों ही आयातों को हतोत्साहित करती है, कम करती है, व निर्यातों को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार अवमूल्यन की सफलता निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। ये तत्व कौन कौन से हैं कि देश के निर्यात की मांग की लोच एक से अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो देश के निर्यात है, देश की वस्तु की डिमांड है, जिससे देश क्या करे, उस वस्तु को निर्यात करे, उसकी मांग की लोच क्या हो, एक से अधिक हो। देश के आयातों की मांग की लोच एक से अधिक होनी चाहिए। देश का निर्यात और गैर परंपरागत होना चाहिए, व निर्यात की मांग में अन्य देशों के द्वारा निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अवमूल्यन के पश्चात घरेलू मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी घरेलू मूल्य है अवमूल्यन के पश्चात वो स्थिर होना चाहिए, अतः घरेलू मूल्य में स्थिरता रहनी चाहिए। लेकिन अवमूल्यन में कुछ दोष भी हैं। कौन कौन से दोष हैं? क्योंकि अवमूल्यन जो होता है वो किसी देश की कमजोरी को स्पष्ट करता है, क्योंकि बाह्य मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हाशित हो जाते हैं, जो मूल्य जो होता है वो हाशित हो जाता है। अवमूल्यन के द्वारा देश की मुद्रा में लोगों का विश्वास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह घरेलू देश में स्फीतिजनक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। विदेशी ऋण भार में वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे देश की जो मूल्य है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन को कम करने का यह एक अस्थायी समाधान यानी स्थायी समाधान नहीं है। तो ये कुछ दोष आ जाते हैं अवमूल्यन के। थर्ड हमारा जो जानबूझकर किया गया उपाय है वो आता है ब्याज दर। ब्याज दर समायोजन। तो पूंजी का अंतःप्रवाह व पूंजी का आयात का प्रयोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा, ब्याज दरों में वृद्धि करके आयातों में वृद्धि होने से रोका जाता है व निर्यातों का विस्तार किया जाता है, और आयातों को सस्ता करने के लिए ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है। इस प्रकार समायोजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार कर सकते हैं। यानी यदि हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे,
जो ब्याज दर समायोजन है उसमें वृद्धि कर देंगे, जिससे आयात क्या हो जाएंगे, आयातों में वृद्धि होने से रोक सकते हैं और निर्यात की जो वृद्धि है उसको हम बढ़ा सकते हैं। विनिमय नियंत्रण बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन को दूर करने हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विनिमय नियंत्रण में क्या होता है, विदेशी विनिमय के सीमित उपयोग को दर्शाता है। यानी विनिमय नियंत्रण जो होता है वो विदेशी विनिमय के सीमित उपयोग को दर्शाता है। इस विधि में सभी निर्यातकर्ता सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्देशित होते हैं। यानी जो भी निर्यातकर्ता होते हैं वो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो भी नीति निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करते हैं और उनको फॉलो करते हुए क्या करते हैं, अपने निर्यात करते हैं। इन निर्यातकर्ताओं को अपने विदेशी विनिमय अर्जनों को सेंट्रल बैंक को सौंपना होता है। तो विनिमय नियंत्रण के माध्यम से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर कर सकते हैं। तो जो विनिमय नियंत्रण है यह एक प्रत्यक्ष विधि है आयातों में कमी करने और निर्यातों में वृद्धि करने के लिए। लेकिन इसका मुख्य दोष क्या है, यह केवल घाटे के बीओपी में प्रयोग में लिया जाता है। यानी जब अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस दिखा रहा होता है तो हम इस विधि का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉस दिखाता है तो ही हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार विनिमय नियंत्रण के द्वारा भी असंतुलन का स्थायी निवारण नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगला है असंतुलन को दूर करने की विधियों में व्यापारिक सुधार। व्यापारिक सुधार हम कैसे कर सकते हैं, निर्यात को प्रोत्साहन करके। बीओपी के असंतुलन को दूर करने हेतु निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। सरकार कई प्रकार के निर्यात संवर्धन कार्यक्रम चलाती है, निर्यात शुल्क में कमी करती है, सब्सिडी भी प्रदान करती है और आदि जो निर्यात के लिए प्रेरणादायक जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी प्रेरणादायक होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। तो आयात नियंत्रण यानी आयातों को हतोत्साहित करने के लिए निम्न प्रयास कौन कौन से किए जाते हैं। व्यापारिक सुधार में पहला क्या था, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात को वृद्धि करना। सेकंड है हमारा आयात को नियंत्रण करना, कि आयात को हम हतोत्साहित कैसे करें, आयात में कमी किस प्रकार करें। फर्स्ट है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर, यानी टैरिफ या आयात कर आयातों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क होता है। सरकार कुछ या सभी उत्पादों या सेवाओं के आयात पर लगाती है। यानी जैसे सरकार को लगे कि इन चीज़ों के ऊपर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देनी चाहिए तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिससे क्या हो जाता है, आयात महंगे हो जाते हैं और आयातों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इससे क्या होगा, फिर बीओपी को संतुलन किया जा सकता है। सेकंड नेक्स्ट है आयात कोटा। बीओपी के असंतुलन को दूर करने हेतु आयात कोटे का भी प्रयोग किया जाता है ताकि आयातों में कमी की जा सके। और कोटा में सरकार आयात की जाने वाली मदों की अधिकतम मात्रा का निर्धारण कर देती है कि इससे ज़्यादा हम मात्रा आयात नहीं कर सकते, एक आयात की लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। इस प्रकार अत्यधिक आयातों को प्रतिबंधित कर बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यह विधि आयात करों से अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह आयातों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है आयातों का प्रतिस्थापन। उद्योगों को आयात की जाने वाली वस्तुओं के प्रतिस्थापन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करके भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन को दूर किया जा सकता है। हम देश के जो आयात करते हैं उनको बोल सकते हैं कि अपने देश में ही उस वस्तु का जो प्रतिस्थापित उत्पाद है उसको प्रोडक्ट करें, उसको बनाए, ताकि हमारे क्या हो, आयातों में कमी हो। आयात प्रतिस्थापन के द्वारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनते हैं। वह उत्पादों के लिए उन देशों पर उनकी निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एंड लास्ट आता है हमारा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में डिफरेंस को यहाँ बताया गया है कि जो भुगतान संतुलन होता है यानी बैलेंस ऑफ बीओपी का क्षेत्र व्यापार संतुलन की तुलना में विस्तृत होता है, क्योंकि बीओपी के अंदर हम विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। लेकिन जो बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसके अंदर हम सिर्फ वस्तु को ही शामिल किया जाता है। इसलिए इसका विस्तार क्या होता है, कम होता है। और ये किसमें इंक्लूड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। विश्लेषण, यह किसी देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण होता है।
और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो सिर्फ भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण होता है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोहरी लेखा प्रणाली के कारण साम्य रहता है, क्योंकि दोहरी लेखा प्रणाली के तहत हम डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह एंट्री करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है कि आयात अगर हमारा ज़्यादा है, निर्यात कम है तो प्रतिकूल होगा, और निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है तो अनुकूल स्थिति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्थिक विश्लेषण में व निर्णयों में अधिक उपयोगी होता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्थिक विश्लेषण व निर्णयों में कम उपयोगी होता है। महत्व कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का महत्व व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक होता है, और व्यापार संतुलन का महत्व बैलेंस ऑफ पेमेंट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।